यही सुनने को मिलेगा, तुम कौन सा पहली बार तुम ही माँ बनी, तो दुनिया माँ बनती है। डिप्रेशन सबको लगता है कि मेंटल बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। आपके अपने इमोशंस, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, कोई भी इमोशन, अगर आप उसको 100% फील नहीं कर रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। आज की शाम टीवीटी पॉडकास्ट के साथ, मेरा नाम है वर्षा धीमान और आप सभी का स्वागत है टीवीटी पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ हैं ईशु गुप्ता जी, जिन्होंने पोस्ट डिप्रेशन से डील करके अपने आप में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया और 2021 के अंत में ये एक योगा टीचर की तरह सामने आए। इन्होंने अपनी जर्नी को यहाँ पर हमारे साथ डिस्कस करना है और साथ में हमें ये बताना है कि किस प्रकार से इन्होंने योगा को अपने जीवन में उतारा। ईशु मैम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके, सो थैंक यू सो मच। तो जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया, तो 2017 में मैंने कंसीव किया था एंड 2018 में मेरी डिलीवरी हुई थी। सिंस मेरे ट्विंस हुए थे, तो मेरी डिलीवरी और प्रेगनेंसी दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। तो फिजिकली मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। मतलब बेसिक काम भी मुझसे नहीं होते थे बहुत ज्यादा। एंड जब बेबीज मेरे हुए उसके बाद भी, मतलब जैसे सबको बहुत खुशी थी, मेरे ट्विंस हुए थे, एक लड़का एक लड़की, तो उसके बाद भी अंदर से मुझे कोई खुशी नहीं फील हो रही थी। एंड मतलब जैसे हमारी सोसाइटी में होता है नॉर्मली कि आप जो एक्चुअली में आप फील कर रहे हैं वो आप नहीं बता पाते हैं सबको, तो ये चीज मैं किसी को भी नहीं बता पाई। एंड मतलब मुझे बाहर से ऐसा दिखाना पड़ा कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे ट्विंस हो गए हैं, बट अंदर से मुझे कोई खुशी नहीं हुई। और कहीं ना कहीं इस चीज का गिल्ट भी आ रहा था क्योंकि हमारी बच्चों के साथ तो मतलब अच्छे से चेयरफुल नहीं रह पा रहे हो, और अपब्रिंगिंग हमारी ऐसी होती है कि बीइंग अ मदर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए खुश नहीं हो या आप अपने बच्चों के साथ खुश नहीं हो। बट मुझे अंदर से कोई खुशी नहीं फील हो रही थी और मुझे उसका रीजन भी नहीं पता था। तो बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहा एंड बॉडी बहुत वीक हो गई थी मेरी, बहुत, जैसे मैंने आपको बताया। फिर 2018 एंड में और 2019 के स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट करना स्टार्ट किया। वेट लॉस मेरा कभी भी एम नहीं था। मुझे वेट लॉस के लिए ऐसा नहीं था कि मुझे वेट लॉस करना है, बट मुझे बहुत वीक लगता था, तो मैंने धीरे धीरे घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया। 2019 में मैं घर पे वर्कआउट करती रही थी। 2020 के स्टार्टिंग में जून जुलाई के आसपास 2020 में मैंने ऐसे ही इंटरनेट पे एक योगा का एक पोस्ट देखा, तो मुझे लगा कि ऐसे ही चलो ट्राई करते हैं। पर तो बस वो ट्राई किया और फिर कहते हैं ना कि कहानी फिर अपने आप बदल गई। तो पता ही नहीं लगा कि वो कब एक पोज से 2 पोज 3 पोज और डेली प्रैक्टिस में आ गया। फिर योगा की मैं प्रैक्टिस करने लगी। स्टार्टिंग में मैं 4 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी और 2 डेज मैंने योगा करना स्टार्ट किया, बट वो 2 डेज से कब 6 डेज में कन्वर्ट हो गया और कब इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया योगा में। पूरा 2020 एंड 2021 में ऐसे प्रैक्टिस किया। उसके बाद 2021 में मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया योगा के लिए। पहले 1.5 साल मैंने घर पे प्रैक्टिस किया और उसके बाद मैंने 2021 में ट्रेनिंग लिया योगा के लिए एंड फिर 2021 एंड में मैंने प्रोफेशनली टीच करना स्टार्ट किया। सो अब बेसिकली जैसे आपने बताया कि मैम 2018 में आपके ट्विंस हुए एंड उसके बाद आप नहीं मतलब ओवरकम अपने अंदर जो आपको फील हो रहा था कि आप इमोशनली वीक है, फिजिकली वीक है, उससे ही आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। और जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले कि अपने आप को तो संभाल नहीं पा रही है, बच्चों को कैसे संभालेंगे, ये थॉट प्रोसेस भी चल रहा था। लोग इस तरह से कुछ टॉन्ट भी कस रहे थे, है ना। तो मतलब कितना आप संभाल रहे हो, फिर भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो एक स्पार्क तो क्रिएट हुआ होगा ना मैम कि कैसे, क्योंकि मतलब बच्चों को लेकर या फिर खुद को लेकर क्या था वो जर्नी में जिसने मतलब एक बूस्ट की तरह काम किया कि हाँ करना पड़ेगा। जब मैं फिजिकली बहुत ज्यादा वीक थी एंड इमोशनली भी, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो एक आईवीएफ प्रेगनेंसी थी, नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं थी। एंड आईवीएफ प्रेगनेंसी फॉर सम पीपल बहुत डिफिकल्ट होती है, तो मेरे केस में यही था क्योंकि मैं कंप्लीट 8 मंथ्स जो है वो बेड रेस्ट पे भी थी। इसी की वजह से फिजिकली आई वाज फीलिंग वेरी वेरी वीक एंड इमोशनली आल्सो। तो
डिलीवरी के बाद भी जब मैंने जैसे आपको बताया कि आई वाज नॉट हैप्पी विद माय किड्स एंड फिजिकली आई वाज चैलेंज्ड इन दैट पर्सपेक्टिव, इमोशनली आल्सो, तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी सबसे। आप मतलब आप जानती हो हमारी सोसाइटी को, कैसी है हमारी सोसाइटी, तो बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिलती थी। उसमें एक चीज थी, एक बहुत ही क्लोज मेरी फैमिली मेंबर ने मुझे ये बात बोली थी कि बच्चों को तो संभाल नहीं सकती और क्या ही करेगी। उस दिन मतलब मैं बहुत ही ज्यादा रोई थी, बहुत ज्यादा रोई थी। तब मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि तुझे अपने पैरों पे खड़े होना है और कुछ करके दिखाना है। तो वहां से उन्होंने मुझे उस दिन खड़ा किया और उन्होंने मुझे लिटरली बोला कि घर में आप पोछा लगाइए, मॉपिंग कीजिए। अब बीइंग अ मदर जितना उनको समझ है वो उतने में ही हमारी हेल्प कर सकते हैं एंड वो एडवाइसेस बेस्ट होते हैं जो हमारी मदर्स हमें देते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आप खड़े होके घर में पोछे लगाइए एंड उनके पहले दिन जब मैं उठी और मैं जैसे ही पोछा लगाने के लिए नीचे बैठी तो मैं नीचे ही बैठ गई, मैं वापस भी नहीं उठ पाई। वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही, स्ट्रेंथ नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन ग्रेजुअली वो करते 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 वहीं से मेरी फिटनेस जर्नी की शुरुआत हुई थी, वो घर में पोछा लगाने से। एंड मैंने तकरीबन 3 महीने घर में पोछा लगाया उस तरीके से। फिर जैसे मैंने आपको बताया धीरे धीरे मैंने फिर 2 डंबल्स खरीदे 1 kg के, उनसे मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की बहुत थोड़ा। बस मुझे उस दिन था कि मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है और मुझे सबसे पहले अपने लिए कुछ करना है, फिर मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। और फिर जब मैंने योगा स्टार्ट किया तो योगा से मेरा डिप्रेशन धीरे धीरे कम होने लग गया, क्योंकि मुझे चीजें समझ में आने लग गई। अपने आप को आप जानते हो, क्योंकि जब आप योग करते हो तो आप अपनी ब्रेथ से जुड़ते हो, अपनी सांस के साथ जुड़ते हो, तो आप अपने आप को जानने लग जाते हो और ज्यादा कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। एंड जब मैं योगा करती थी तो हुआ ये भी कि स्टार्टिंग में क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं अपने बच्चों के सामने ही योगा करती थी, तो बच्चे इमिटेट करते हैं, मुझे देख के योगा करना स्टार्ट कर दिया और वहां से मेरा और मेरे बच्चों का कनेक्शन बहुत ज्यादा बिल्डअप होने लग गया। एंड वो भी एक रीजन था कि मैं अपने डिप्रेशन को हील कर पाई, क्योंकि वो कनेक्शन जो मिसिंग था मेरे में और बच्चों में वो योगा की वजह से ही आया। कहते हैं कि एक औरत कुछ भी कर सकती है अगर उसके अंदर जुनून है, जज्बा है। तो इसी का ही एक उदाहरण ईशू जी हमारे सामने रखे हैं और ईशू जी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गाइस बहुत ही बड़ी बात होती है कि आफ्टर डिलीवरिंग ट्विंस और उसके बाद पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से डील करने के बाद इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो उसके बारे में जरा सी बात कर लेते हैं मैम। थैंक यू। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने भी रिसेंटली बनाया है, अगस्त में ही। इसमें ये कोलैबोरेशन किया था हार्वर्ड के साथ, हार्वर्ड का कोलैबोरेशन है इंडिया के साथ। तो हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम से है ये रिकॉर्ड। तो मैंने जो ये रिकॉर्ड बनाया है वो स्प्लिट्स में बनाया है, जिसे हम हिंदी में वो नमन आसन भी बोलते हैं। तो वो नमन आसन को मैंने होल्ड किया था 11 मिनट्स 11 सेकेंड्स के लिए एंड उसमें That's really great to know guys। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर होती है और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं डू इट नाउ, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हो तो फिर आप वेट ही कर रहे हो। ओके गाइस, मैम बेसिकली हम लोग ना मतलब बात नहीं करते हमारे जो सोशल पैरामीटर्स हैं कि डिप्रेशन क्या होगा। मतलब आफ्टर पोस्ट पार्टम 95% वीमेन जो है ना वो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से डील करती हैं। इन टर्म्स ऑफ उनको फैमिली उस हिसाब से डील नहीं करती है। मतलब इन लॉज लगा लो, हस्बैंड लगा लो, या फिर उनको ये लगता है कि मतलब एक गिल्ट रहता है अंदर से कि क्या मैं अच्छी माँ हूँ। मतलब ये क्वेश्चन हर किसी को मतलब रेयरली कोई ऐसा होगा फीमेल जिसके मन में क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा खुल के बात कर लेते हैं कि आखिर पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता क्या है, व्हाट इज द आइडिया, कि क्या आपका थॉट प्रोसेस होता है। पता है क्या होता है, हमें ना सबको पता होती है सारी चीजें, लेकिन जब आप डिप्रेशन में होते हो ना तो आपको लगता है कि नॉर्मल है, ये ऐसा ही होता होगा। लेकिन जब कोई सामने वाला शेयर करता है ना कि मेरे को ऐसा होता था, तो आप होता है कि शायद मुझे भी ऐसा हो रहा है, तो मैं भी डिप्रेशन में हूँ। तो एग्जैक्टली किसी को डिप्रेशन की डेफिनेशन नहीं पता, स्ट्रेंथ नहीं पता, योगा नहीं पता। जैसे योगा के बारे में हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि मुझे योगा मैट लाना पड़ेगा पहले, फिर मुझे एक मॉर्निंग का शेड्यूल शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा। तो हम अपने आप ही बाउंड्रीज लगाते रहते हैं और फिर हम एक दिन भी होता ही नहीं कि हम शुरू कर पाए। तो आप ना थोड़ा इस पे लाइमलाइट दें और बताएं कि कैसे मतलब क्या क्या चीजें हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एग्जैक्टली क्या है
और योगा शुरू करने के लिए क्या ये बेसिक जो चीजें हैं वो जरूरी है, या फिर शुरू कर लो कहीं से भी? जैसे आपने बोला कि 3 महीने तो आपने मतलब पोंचा लगाया, पहले आपने शुरुआत यहाँ से की कि मैं अपने घर में, तो ये भी एक फैक्टर है कि आपने इतना कंसिस्टेंटली ये काम किया तो आप नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे। तो इसमें थोड़ा हम खुल के डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर सिंपल टर्म में मैं बताऊं तो डिप्रेशन, अगर मैं सिर्फ डिप्रेशन की बात करूं, अभी हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात नहीं करें। डिप्रेशन का मतलब है कोई चीज डिप्रेस हुई है। डिप्रेस का मतलब है कोई भी इमोशन अगर आज आपके मन में आ रहा है, अगर आप उसको खुल के समझ नहीं रहे हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे, सूनर और लेटर। और सिर्फ ये मदर्स की बात नहीं है, आप कोई भी ह्यूमन बीइंग ले लीजिए, हम लोग बात नहीं करते हैं, बट बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो डिप्रेशन। डिप्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर ऑफेंड भी हो जाते हैं कि उससे कि आप डिप्रेशन में हो, एंड दे फील ऑफेंडेड, क्यों तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो? डिप्रेशन सबको लगता है कि एक मेंटल बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। आपके अपने इमोशंस, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, कोई भी इमोशन, अगर आप उसको 100% फील नहीं कर रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। पोस्टपार्टम डिप्रेशन है कि जब आप मदर बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अलग फेस है। आप एक तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, आप चाहे पहले कितना भी प्लानिंग कर लीजिए, लेकिन जब वो चीज एक्चुअल में होती है तो वो डिफरेंट ही होती है। जैसे हम शादी की बात करते हैं, तो शादी, आप चाहे, सबके ड्रीम्स होते हैं कि हमें शादी करनी है बड़े होके, ठीक है, हमारी शादी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, या हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट एक्चुअली में चाहे आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, शादी के बाद जो सिचुएशन होती है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, ठीक है। सिमिलरली मदरहुड की बातें हम चाहे जितनी भी कर लें, मदरहुड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक बेबी कंसीव कर लिया है, आपने उसके लिए शॉपिंग प्लान कर ली है, तो आप एक मतलब मदरहुड में जाने के लिए तैयार है। जब वो आप मदरहुड में आते हैं, वो एक डिफरेंट फीलिंग होती है, एंड उस टाइम आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, ऑब्वियसली फिजिकली भी, ठीक है, और इमोशनली भी, और एक कॉन्फिडेंस भी कहीं टूटा हुआ दिखता है फीमेल में। क्योंकि अगर आप देखें तो मैक्सिमम केसेस में फीमेल्स क्या होती हैं कि उनको अपने करियर से ब्रेक लेना पड़ता है, या जो वो एग्जैक्टली अभी कर रही हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, चाहे वो बाहर जाके काम कर रही हैं या घर का काम कर रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उस चीज से ब्रेक लेना पड़ता है। और फिजिकली इतने ज्यादा चेंजेस होते हैं, जैसे वेट इंक्रीज हो गया है, और भी बहुत सारी तरह की चीजें होती है, तो वो सबसे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, फिर एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और अभी भी बहुत सारी जगह पे यही है कि मदरहुड जो है वो सिर्फ जो बच्चा आया है वो सिर्फ माँ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वजह से क्या होता है कि इतने सारे इमोशंस अंदर चल रहे होते हैं, लेकिन उसको कहीं पे चैनल करने के लिए जगह नहीं मिलती है, ना ही आप खुल के बात कर पाते हो। क्योंकि अगर आप अपनी मदर से, अपनी मदर इन लॉ से भी बात करोगे, तो आपको यही सुनने को मिलेगा, तुम कौन सा पहली बार तुम ही माँ बनी हो, तो दुनिया माँ बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने ये काम सिर्फ तुमने ही किया है पहली बार, एवरी मदर हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो सारी लड़कियां माँ बनती है, ये कौन सा नया काम है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। और जो एक मेल होता है आपकी फैमिली में, चाहे वो आपका हस्बैंड है, भाई है, पापा है, कुछ भी आप कर लो, वो लोग नहीं समझ पाएंगे उस सिचुएशन को, ठीक है। तो वो जब इमोशंस आपके चैनल नहीं हो पाते, तो वो एक डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं, और अगर वो लंबे टाइम तक आप उसको ट्रीट नहीं करोगे, तो वो धीरे धीरे पोस्टपार्टम डिप्रेशन से क्लिनिकल डिप्रेशन बन जाता है, जो कि मेरे केस में हुआ था। क्योंकि वो डिप्रेशन इतना लंबा चला था 1.5 साल के लिए, कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन सिर्फ आपका रहा जब तक पोस्टपार्टम 6 मंथ और 9 मंथ्स का होता है वो, और उसके बाद वो क्लिनिकल डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो डिप्रेशन सिंपल सी टर्म है कि आपको अपने इमोशंस को समझना है, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको चैनल करना है, ठीक है। तो ये होता है डिप्रेशन। उसके बाद आपको कहाँ से शुरुआत करनी है कुछ भी करने के लिए? मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि स्टार्ट वेयर यू आर, व्हाट यू हैव। एग्जैक्टली। कभी भी आप ये नहीं, अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा ये हो जाएगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी, मेरा बच्चा 6 महीने का हो जाएगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी, 15 महीने का हो जाएगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी, अभी तो मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, मैं नहीं स्टार्ट कर सकती, तो आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। जो आपके पास है उसी टाइम स्टार्ट करो। लोग सोचते हैं कि योग का फायदा सिर्फ सुबह उठ के ही योग करने में है। आई एग्री विद दैट। अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले योग करते हो तो उसके फायदे बहुत हैं, लेकिन अगर आप शाम को योग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा।
या तो पैर को करो, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा भी होता था, जब छोटे बच्चे हैं, अगर आप छोटे बच्चों के साथ करो, आप लगातार 1 घंटा नहीं दे सकते। आपने 10 मिनट किया, फिर आपको ब्रेक लेना पड़ गया, कभी आपने 5 मिनट किया, और कई बार ऐसा भी होते थे कोई दिन कि आप गए हो मैट पे लेकिन आप कर ही नहीं पाए हो, बेबीज हैं, बच्चे हैं आपके, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब है कि आपको बस रोज अपने मैट पे जाना है, कंसिस्टेंटली आपको चीजें करनी है, आपको रोज जाना है। आपने अगर रोज एक टाइम फिक्स किया है, जैसे मैंने जब शुरुआत में स्टार्ट किया था तो मैं शाम को 5 से 5:30 के बीच में करती थी, क्योंकि मुझे सुबह का टाइम सूट नहीं करता था। तो टाइम कोई भी हो सकता है, रिसोर्सेज आपके पास जो है, योगा मैट है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, बेड पे कर लीजिए। योगा ऐसी चीज है, आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो आपको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए उसके लिए, आप योगा मैट के बिना भी योगा कर सकते हैं। बच्चे को आप पार्क में घुमाने लेके जा रहे हैं, वहां पे भी आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो आपके पास है उससे स्टार्ट कीजिए। आप 1 घंटा नहीं दे सकते, 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट नहीं दे सकते, 5 मिनट दीजिए, बट स्टार्ट कीजिए। सो इससे वैसे मैम आपने वही है कि आपने पहले खुद को हील किया, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट स्टार्टेड कि चलो लोगों की, ज्यादातर फीमेल की सेम जर्नी होती है, लेट्स डील विद ऑल दिस। तो आपने अपना 2021 में सोचा कि स्टार्ट करते हैं, एंड नाउ यू आर ग्रोइंग वेरी वेल मैम। तो बेसिकली आप जो कर रहे हैं हीलिंग में और योगा में डील, बेसिकली आपका डीलिंग किन लोगों के साथ होता है, मीन्स फीमेल, पोस्टपार्टम या फिर मैटरनिटी, किन के साथ आप डील करते हैं? वैसे तो मैं जो क्लासेस देती हूँ वो नॉर्मल योगा क्लासेस भी देती हूँ, प्रेगनेंसी क्लासेस भी देती हूँ। मेरा जो एक एम था स्टार्ट करने का, क्योंकि जब मैं प्रेगनेंसी में थी या डिलीवरी के बाद, तब मुझे इन चीजों की कोई समझ नहीं थी, तब मैं योगा भी नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने अपने आप को हील किया, योगा करना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि बहुत चीजें थे। फिर मुझे कहीं से प्रेगनेंसी योगा का पता लगा। मुझे तब ये पता लगा कि प्रेगनेंसी योगा एक अलग होता है, जो आप प्रेगनेंसी टाइम में करते हो या करवाते हो। तो मैंने डिटेल्स ली कोर्स के बारे में, तो मुझे कोर्स काफी अच्छा लगा, तो मैंने वो कोर्स किया। वो कोर्स जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले दिन आई हैव टीयर्स इन माय आईज, क्योंकि पहली ही क्लास में इतना कुछ था सीखने के लिए। एंड उस दिन मुझे एक ही बात आ रही थी अपने मन में कि काश मुझे ये चीज पहले पता होती और मैं अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये चीज कर पाती, तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। बट स्टिल जो भी लाइफ में होता है वो सब एक किसी ना किसी रीजन के लिए होता है, तो आई डोंट हैव रिग्रेट फॉर दैट। बट जब मैंने वो प्रेगनेंसी योगा कोर्स किया, उसके बाद मेरा एक ही मकसद था कि मुझे प्रेग्नेंट विमेन्स को या न्यू मदर्स को हील करना है और उनको बताना है कि सिर्फ एक कंसीव कर लेने से या प्रेगनेंसी में आप आ गए हो उससे ही सब चीज नहीं हो जाती। बिल्कुल, आपको खुद को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं अपने आप को समझोगे या जानोगे, अपने इमोशंस को जानोगे, आप कभी भी एक हैप्पी बेबी को नहीं ग्रो कर सकते हो, कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। योर चाइल्ड डजंट नीड अ परफेक्ट मदर, चाइल्ड नीड्स अ हैप्पी मदर, क्योंकि वो आपके इमोशंस और आप जैसा सराउंडिंग उसको दे रहे हो, जैसे आप उसको नर्चर कर रहे हो, वो उनको कॉपी करता है, इमिटेट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही उसकी ग्रोथ होती है। सो बेसिकली मैम, इट माइट बी टफ फॉर यू कि बच्चे के साथ चीजें मैनेज करना, योगा भी मैनेज करना, फैमिली भी मैनेज करना। तो यही है कि विमेन एम्पावरमेंट का साइन यही है कि दैट यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल। तो ऐसा फिर भी दिमाग में आ जाता है कि कितना बिजी शेड्यूल होता है मेरा, मेरे को योगा सिखाना है खुद के लिए। अब जब आप सिखाएंगे तो कुछ चीजें ऐसी कुछ आप न्यू इनकलकेट करना चाहेंगे तो आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, नो डाउट। बच्चों को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, और अदर एक्टिविटीज भी हैं। तो हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स वेरी स्मूथली, मींस क्या है एक मतलब ज़ील और एंथुसियाज्म कहाँ से आती है आपके अंदर? ये इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर विमेन चाहते हैं कि बताओ मतलब कैसे आप कर पा रहे हो मैनेज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज जो मैं आपको बोलूंगी, जब आपको ये पता है कि कोई आपको देख रहा है, इस केस में मतलब मेरे बच्चे, जो व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि आई हैव ट्विंस। तो जब आपको ये पता है कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, एंड जब उन्होंने मुझे देख के योगा करना स्टार्ट किया, तब मुझे ये लगा कि वो कितना क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं बच्चे,
कि वो आप जो बोलोगे वो शायद नहीं सुनेंगे, लेकिन जो आप कर रहे हो वो इमीडिएटली करेंगे आपके बच्चे। तो उनके लिए बस मुझे चलते जाना है, मुझे रुकना नहीं है कभी भी, क्योंकि जब भी मैं कुछ करती हूँ और जो प्राउड उनकी आंखों में मेरे लिए आता है ना, तो बस अब मैं रुक नहीं सकती। तो बस यही एक फैक्टर है कि चलते जाना है। एंड इसका एक और फायदा मुझे ये भी हुआ है कि जब आप खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हो ना, आपके बच्चे आपको प्रायोरिटी देंगे ही देंगे। क्योंकि जब वो ये देखते हैं कि मेरी मम्मी के लिए मम्मी का काम बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे वो ये पता है कि मम्मा की क्लासेस है, ठीक है, या मम्मा का ऑफिस है, या मम्मा अपनी योगा प्रैक्टिस कर रही है, टचवुड उन्होंने मुझे कभी आज तक डिस्टर्ब नहीं किया, कभी वो क्लिंगी नहीं हुए कि नहीं ये टाइम तो हमें ही चाहिए। क्योंकि जब आप अपने काम को काम समझोगे और उसको इम्पोर्टेंस दोगे तो आपके बच्चे भी देंगे। अगर आप अपने काम को बैक सीट पे रखोगे तो आपके बच्चों को भी लगेगा कि ओके मम्मा तो ये क्लास मिस कर सकती है, तो मैं और डिमांडिंग हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसा आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके साथ बिहेव करें, वो ही बिहेव आपको आपके बच्चों के साथ करना पड़ेगा या उनके सामने वो पोर्ट्रे करना पड़ेगा। तो मैम इस पूरी जर्नी में जो आपकी स्टार्ट हुई 2018 से एंड अभी चल रही है एंड वी वांट कि आगे भी काफी आगे जाए, तो इस पूरी जर्नी में आपको फैमिली सपोर्ट और इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि कितना सपोर्ट मिला, किस तरह से आपको हेल्प किया? मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मेरे बेबीज हुए थे तो मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकली मैं बहुत वीक थी, इमोशनली भी बहुत वीक थी, मुझसे खुद को खुद ही नहीं संभाला जाता था, तो मैं अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती थी। मेरी मदर ने दोनों बेबीज को देखा, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। एंड जैसे मैंने बताया कि मुझे खड़ा करने में भी उनका बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने मुझे खड़ा किया, तो मेरी मदर का बहुत रोल है, बहुत बड़ा रोल है। एंड अब जब मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी जब मेरे बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है एंड मैं अब जॉब भी करती हूँ, तो पीछे से अब मेरी मदर इन लॉ देखती है मेरे बच्चों को, तो उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरी जर्नी में और बहुत बड़ा रोल है। तो इससे एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि जब औरत को सपोर्ट करती है ना, चेंज वहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपके घर में औरत की दुश्मन है तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे या सोसाइटी ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर एक विमेन को सपोर्ट करेगी तो एक सोसाइटी ग्रो कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक लाइन भी बोलते हैं ना कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो वो सिर्फ मतलब जो उसके साथ कनेक्टेड है उन्हीं को ही एजुकेट करता है, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो जिस फैमिली में फिलहाल है उसको एजुकेट करेगी, फिर शादी के बाद जिस फैमिली में जाएंगी उनको एजुकेट करेगी, उसी की थॉट प्रोसेस पे उसके बच्चों की ग्रोथ होगी। तो सिमिलर वे अगर एक विमेन समझ जाए कि दैट यू हैव टू हेल्प अदर विमेन, तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। जो सोसाइटी में इतने सारे हम स्टिग्मा और ऐसे जो देखते हैं, मतलब नेगेटिव चीजें देखते हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो ईशू जी, आपके साथ बात करके काफी ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी रही आपकी, बहुत कुछ जानने को मिला। क्योंकि नो डाउट विमेन आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी चीजों से डील करती है और नहीं बताती है, वो अंदर ही अंदर उन सब चीजों से डील करते रहते, सोचते कि यार सबके साथ ही ऐसा होता होगा, लेकिन आपने उन सब को ओवरकम किया और नाउ यू आर योगा टीचर और आप उनके इमोशंस को भी जान रहे हैं जो आपके पास आते हैं सीखने के लिए। तो ईशू जी, आप हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे एट द एंड? मैसेज सबके लिए बस यही है कि जहाँ हो जो कुछ भी है बस वहीं से स्टार्ट करो। राइट टाइम का वेट मत करो, राइट टाइम कभी भी नहीं आएगा, अभी है वो ही राइट टाइम है, अभी से स्टार्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी लाइफ का जो स्टीयरिंग व्हील है उसको अपने हाथ में रखो। जब हम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील किसी और को दे देते हैं, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आपको लगता है आपकी शादी हो गई है, शादी के बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं है, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। आई अंडरस्टैंड अब तो टाइम बहुत चेंज हो चुका है, मोस्टली विमेन्स जो है वो वर्किंग है, बट स्टिल चाहे बेबी हो रहा है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं, लाइफ में कोई भी चेंज हो रही है आपकी लाइफ, कभी भी प्लीज अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मत खोइए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली सॉर्टेड होते हो तो लाइफ आपकी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है एंड आप अपने लिए खुद डिसीजंस ले सकते हो। सो इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अपना काम मत छोड़िए, जिस काम में आपको खुशी मिलती है वो काम जरूर कीजिए। सो यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच मैम।
तो इसी के साथ आज के एपिसोड को हम एंड करते हैं। आपको टीवीटी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और आप लोगों के सामने ऐसे ही हम इंस्पिरेशनल स्टोरीज लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।